स्टार्ट करें अपने फोर्थ यूनिट। क्लियर? अभी तक हमने क्या है थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया। जो अपनी फोर्थ यूनिट है वो आपके माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इनसे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा एक इंट्रोडक्शन हम और पढ़ेंगे, दैट इज पीएलसी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फोर्थ यूनिट का पीएलसी, क्योंकि इसमें एक प्रोग्रामिंग आती है, दैट इज लैडर प्रोग्रामिंग, है ना। तो बेसिक हम इसका फोर्थ यूनिट में कंप्लीट करेंगे और फिफ्थ यूनिट में हम इसकी लैडर प्रोग्रामिंग देखेंगे जो इसके एप्लीकेशंस में आएंगे, जैसे कंट्रोलर, काउंटर्स के लिए, ठीक है, टाइमर्स के लिए। लेकिन उससे पहले हम क्या समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, देन हम पीएलसी पे जाएंगे। ये पीएलसी क्या होता है, अभी हम मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा आपको, है ना। केवल माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हम फोकस करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या बेसिक डिजाइनिंग रहती है, क्या क्या इंटरफेस रहते हैं, वो हम सब इस यूनिट में कवर करने वाले हैं सिंपली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन माइक्रो प्रोसेसर से। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? Microprocessor is an electronic circuit that functions as the central processing unit of a computer and providing computational controls. एक कंप्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर क्या है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रोसेस होगी तो वो इस यूनिट के थ्रू ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक कंप्यूटर में कई सारी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती है और वो सारी कहाँ किस यूनिट में होगी? इस सीपीयू में होगी। आपने वर्ड सुना होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो और बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या प्रोसेस परफॉर्म करानी है, क्या प्रोसेस होनी है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक बेसिकली हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं है। और इसमें क्या है? सर्किट्स बने हुए हैं। कैसे सर्किट्स बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने हुए हैं। वही जो हम रजिस्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं, वही सारी कंपोनेंट्स इसमें यूज करके सर्किट्स बनाए गए हैं जो पूरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और वो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिना सीपीयू के ये जो कंप्यूटर है वो कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अनदर थिंग, microprocessor is a component that implements memory। implements memory मतलब मेमोरी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस वर्क में यूज लेना है, ये सारी चीज कौन देखता है? प्रोसेसर देखता है। यानी उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, उसका क्या वर्किंग रहेगी, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंडर में आती है। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर इज द कोर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कोर है। ये कुछ डायग्राम्स जो इमेजेस हैं, है ना, जो रियल में माइक्रो प्रोसेसर की इमेजेस होती हैं। आपने कभी बाई चांस कभी मौका मिला हो जब आप हार्ड डिस्क वगैरह चेंज कराने जाते हैं या कंप्यूटर की किसी शॉप पर देखते हैं तो इस तरीके की पीसीबी पर ये एक चिप लगी होती है। ठीक है, ये अपना क्या है? प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में देखो कंट्रोल सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू, सीपीयू विद कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कैश मेमोरी। हम कैश मेमोरी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो चिप है, ठीक है, ये जो चिप है वही अपना क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। दिखने में जिस तरीके से होता है। अब इस चिप के अंदर क्या फंक्शनिंग होती है, इसका क्या आर्किटेक्चर होता है, वो सारी चीजें हम रीड आउट करने वाले। ठीक है, ये इमेजेस हैं अलग अलग स्पीड, अलग अलग रेंज की माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन टाइप्स इन अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं
All of the operations of microprocessor can be classified into 3 types. अगर हम operations को classify करें microprocessor के तो अपने पास basically 3 types हैं. First one is microprocessor initiated operation, यानी ऐसे operations जो microprocessor initiate करता है. Second one is internal operations, मतलब जो component के बीच में internally operated जो operations हो रहे हैं वो internal operations हो रहे हैं. And third one is peripheral initiated operations. Peripheral initiated operations का मतलब ये है जो अदर डिवाइसेस लगती हैं, है ना. पेरिफेरल्स क्या होती है, डिवाइसेस ही होती हैं. जो अदर डिवाइसेस यूज हम ले रहे हैं उनके बीच जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो अपना पेरिफेरल इनिशिएटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी जो डिवाइसेस यूज की गई उनके थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया. ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशंस एंड पेरिफेरल इनिशिएटेड ऑपरेशंस. क्लियर. अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, इसको हम कैसे ब्लॉक में समझें, क्योंकि हर चीज को हम किसी भी सिस्टम को उसके ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं ना. तो आर्किटेक्चर क्या है माइक्रो प्रोसेसर का, वही हम इसमें समझते हैं. द माइक्रो प्रोसेसर कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म functions on given data by writing some specific instruction into memory. ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है. ठीक है, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी डेटा पर. ठीक है, एंड बाय राइटिंग सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. स्पेसिफिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक है. इस लैंग्वेज को आप अदर कंट्रोलर्स में, अदर प्रोसेसर्स में यूज नहीं करेंगे, है ना. तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिमिटेड है, जो इसी प्रोसेसर को समझ में आने वाले हैं. ठीक है ना, और इसकी मेमोरी में हम राइट करते हैं. तो जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ शॉर्ट कोड्स में लिखे जाते हैं. जैसे अगर आपको ऐड करना है ADD ऐड और A और B को ऐड करना है सपोज, है ना, और ये दोनों क्या है, एक रजिस्टर्स हैं जिसमें कोई डेटा स्टोर कराना है. क्लियर. तो ये बहुत बात की बात है, बहुत डीप की बात है, लेकिन आपको इतना समझा रहा हूँ कि अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगा और उसकी कोडिंग होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि अगर ऐड A और B है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऐड B. तो इसका मतलब क्या है, जो B है वो डायरेक्टली किस में ऐड होगा, A में ऐड होगा. क्लियर. A में जो भी डेटा है उसमें ये B ऐड होगा और इसकी क्या है, कोडिंग होती है, जैसे 01A 7A इस तरीके की कोड्स होते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग के थ्रू उसको प्रोग्राम कर रहे हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. सो माइक्रो प्रोसेसर रीड्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, मैचेस इट विद इट्स इंस्ट्रक्शन सेट. ये जो इसके पास इंस्ट्रक्शन सेट है उससे मैच करेगा एंड परफॉर्म्स डेटा मैनिपुलेशन स्पेसिफाइड, यानी वो डेटा को मैनिपुलेट करेगा. The result is either stored back into memory or displayed on the output device. या तो हम डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, रिजल्ट को, या फिर हम किसी आउटपुट डिवाइस में उसको डिस्प्ले करा सकते हैं. तो बेसिक जो ऑपरेशन, जो वर्किंग है माइक्रो प्रोसेसर की वो यही है. ठीक है ना. नेसेसरी पार्ट्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर. अभी हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे, है ना. उसमें ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहले हमने बात की थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की. सेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरे ओवरऑल को ही कंट्रोल करने वाला है. ठीक है, प्रोसेसिंग जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक, इनपुट आउटपुट बस. अब ये इंपॉर्टेंट है, बस क्या है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं, वो जो बसेस होती हैं वही है या अलग है. एक्चुअल में बस क्या होता है, नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ वायर्स. ठीक है, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलते हैं बस. वो सारे एक साथ कनेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पे 2 टाइप की बस है, एक तो एड्रेस बस और एक डेटा बस. नाम से समझ में आ रहा है, ये तो एड्रेस को ले जाती होगी इधर उधर, है ना. ये और ये क्या है, डेटा बस है, ये डेटा को ट्रेवल कराती है. ठीक है, बस है. बस इसलिए बोले क्योंकि इसमें ट्रेवलिंग हो रही है, डेटा की ट्रेवलिंग मान ले या फिर हम एड्रेस की ट्रेवलिंग मान ले. क्लियर. अनदर CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट. CU क्या है, कंट्रोल यूनिट है. इसको हम बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट.
टाइमिंग का पर्पस क्या होता है? सिंक्रोनाइज करने के लिए कंट्रोल यूनिट का, चाहे वो डेटा हो चाहे वो लॉजिक्स हो, उनको कंट्रोल करना या प्रोसेसेस हो, ठीक है, उन सबको कंट्रोल किस में करेंगे? कंट्रोल यूनिट में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? एक मेमोरी स्पेस होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अपने पास स्पेशल रजिस्टर्स और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं। जो स्पेशल इसलिए क्योंकि वो स्पेशली सिस्टम में यूज हो रहे हैं, और जनरल पर्पस इसलिए कि हम किसी भी मैनिपुलेशन करने के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है वो अभी हम समझेंगे बाद में। बस इंटरफेसिंग, बस इंटरफेसिंग मीन्स इन बस को इंटरफेस किया जाता है, ठीक है ना, जो एड्रेस बस और डेटा बस है उनको इंटरफेस किया जाता है। चलिए अब इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और कैंसर आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। देखिए इसमें बहुत सारे नाम आपको अभी पड़े हुए नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्स। डेटा रजिस्टर्स अलग होते हैं, एड्रेस रजिस्टर्स अलग होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स अलग होते हैं। रजिस्टर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, ये एक स्पेस है, एक मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करेगी। यहाँ पर ये एड्रेस को स्टोर करेंगे, और ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यूज करते हैं, ठीक है। इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि बीच में एक ऑपरेशन और परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए हम इंटरप्ट यूज करते हैं, ताकि वो इंटरप्ट आते ही दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए देन वापस से प्रीवियस वाला ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर होता है इंटरप्ट कंट्रोल। ये अलग अलग इंटरप्ट इसमें यूज होते हैं। देन कंट्रोल यूनिट में हमारे पास देखो हॉल्ट, रिसेट और क्लॉक। देखो हॉल्ट का पर्पस, जो बेसिक मीनिंग है आपको पता होगा कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, और टाइम ऑफ पीरियड, स्टॉप फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये है हॉल्ट, थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप करना। रीसेट मतलब वापस से जहां से स्टार्ट किया था वहां से वापस स्टार्ट करना। क्लॉक, क्लॉक आपको पता है कि किसी भी सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक से ही हम उसको सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। ये सब क्या कौन कंट्रोल करेगा कि कब होल्ड करना है, कब रिसेट करना है, कब क्लॉक किसके पास, क्लॉक पल्सेस किसके पास जाएंगी, वो कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट की। एग्जीक्यूशन यूनिट का नाम से समझ में आ रहा है कि एग्जीक्यूट करना है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर। यानी अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होंगे, है ना, अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होंगे और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, वो सारे कौन देखेगा? ALU देखेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे अगर हम दो ऑपरेंड्स को ऐड करना चाहते हैं तो ये अर्थमेटिक है, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये अर्थमेटिक है, ठीक है ना। लॉजिकल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा A एंड B, A और B, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स हैं। क्लियर। ये क्या है? लॉजिक गेट्स हैं। हम लोगों ने डी पढ़ चुके हैं, है ना, तो वहां पर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, एंड लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट, ठीक है। तो इन लॉजिक ऑपरेशंस को भी इस ALU के थ्रू सॉल्व किया जाता है, यानी प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। शिफ्टर्स भी इसमें यूज किया जाता है कि डेटा को शिफ्ट करना होता है, क्योंकि एक जगह डेटा स्टोर हो गया फिर दूसरा डेटा स्टोर करना होता है, तो जो शिफ्टर्स उसमें यूज किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर्स, प्रोग्राम काउंटर क्या है? जो ये बताता है कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा। PC, इसको शॉर्ट में हम PC से डिनोट करते हैं कि अगला क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको ये प्रोग्राम काउंटर अपने पास रखता है, ठीक है, उसके एड्रेस को रखता है। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑन चिप डिबग सपोर्ट की। आपने देखा होगा डिबगिंग हम लोग करते हैं, तो जो चिप पे अवेलेबल सपोर्ट है उसके लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, दैट इज OCDS इंटरफेस, यानी ऑन चिप डिबग सिस्टम सपोर्ट इंटरफेस। क्लियर। एक आता है AHB इंटरफेस। ये जब हम हाई बैंडविड्थ को इंटरफेस करना चाहते हैं, हाई बैंडविड्थ ऑपरेशंस को इंटरफेस करना चाहते हैं, तब हम AHB इंटरफेसेस यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है? डेटा बस अलग होती है, एड्रेस बस अलग होती है, और बस हार्डवेयर से इंटरफेस अलग होता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग होता है, और इंफॉर्मेशन के लिए इंटरफेसिंग अलग होती है। क्लियर। तो ये है अपना एडवांस हाई परफॉर्मेंस बस, इसको हम ऐसे बोलते हैं एडवांस हाई परफॉर्मेंस बस। ये
पर्टिकुलरली हाई बैंडविड्थ वाले जो सिस्टम्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है, या हम कह सकते हैं इसका एक आर्किटेक्चर है किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो हमने अभी तक यहाँ लिखा हुआ देखा है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की। क्लियर? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। So CPU is partitioned into ALU and CU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इन दोनों में हम किसको डिवाइड करते हैं? CPU को डिवाइड करते थे किन दोनों में? ALU में और CU में, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? The function of control unit is to generate the relevant timing and control signals to all operations in the computer. इस कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है कि ये टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिससे सारे ऑपरेशंस की अगर किसी भी पार्ट में हो कंप्यूटर के, उनको दे सके। ठीक है? सो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू जनरेट द रिलेवेंट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। एंड अनदर वन इज इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। यानी प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ कोई डेटा जा रहा है, या प्रोसेसर से पेरिफेरल यानी जो अदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उन पे कोई डेटा जा रहा है, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? अपना कंट्रोल यूनिट। इसको हम पूरा बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और शॉर्ट में इसको कंट्रोल यूनिट से ही समझते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट था सीपीयू का, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के दो पार्ट हो गए, सीपीयू के एएलयू एंड सीयू। ठीक है? तो अभी हमने सीयू पढ़ा, अब एएलयू की बात करते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। An arithmetic logic unit is the part of CPU that carries out arithmetic and logic operations on the operands in computer instruction words. मैं अभी आपको बताया था कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर एक बार बताता हूँ। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b, ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लेकिन a एक्सॉर b, ये क्या है? लॉजिक ऑपरेशंस है। इन इस टाइप की जो ऑपरेशंस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, उनको कौन देख रहा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर? इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इससे पहले से पता है, इनके पास एक सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट। आप जब इनकी कोडिंग करते हैं तो वो उससे मैच करता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन सेट से ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करते हैं देन इसको ये परफॉर्म करता है। क्लियर? द ALU includes storage places for input operands, operands that are being added, and accumulated result stored in accumulator and shifted results. देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम में जो इनपुट ऑपरेंड्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है? उनके बीच जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो भी इसके पास कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है? देन ये जो पूरा परफॉर्म हो गया, इसके बाद जो रिजल्ट आया वो सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। और अगर एक्यूमुलेटर में आपको स्टोर नहीं कराना, एक्यूमुलेटर क्या है? एक इसका प्री डिफाइंड स्पेस है जिसमें ये सबसे पहले डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है ना? अगर एक्यूमुलेटर में आपको स्टोर नहीं करना तो आप इसको, क्योंकि एक्यूमुलेटर में स्टोर जो डेटा है वो रिफ्रेश होता रहता है। रिफ्रेश होने का मतलब है हम जब भी उस पर परफॉर्म करेंगे ना तो वो ओवरराइट हो जाएगा न्यू रिजल्ट के साथ। इसलिए हम डेटा को अगर परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हम मेमोरी लोकेशन पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? तो इस रिजल्ट को हम शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका जो कह सकते हैं जो ALU है वो क्या करता है? स्टोर प्लेसेस, जो स्टोरेज प्लेसेस है उनको भी इंक्लूड रखता है, क्योंकि हमें क्या है, जो ऑपरेंड्स है उनको स्टोर करना है, उसके बाद जो डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बाद के रिजल्ट को भी स्टोर करना है। सो इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये भी क्या है? अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। क्लियर? देन इट आल्सो परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशंस लाइक एंड, और, एक्सॉर एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाले ऑपरेशंस भी अपने लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो इन सबको कौन देखता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखता है।
क्लियर। अब हम देखते हैं कि एक एएलयू वर्क कैसे करता है। बहुत सिंपल एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, ए प्लस बी, जो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसको हम कैसे परफॉर्म करें। देखिए जो ए है वो क्या है, अपना फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, जो बी है वो सेकंड ऑपरेंड हो गया, लेकिन जो प्लस का साइन है वो क्या है, अपना ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ऑपरेशंस तो बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, बहुत लेंथी भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑपरेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इस की मेमोरी में स्टोर है। कहां पर स्टोर है, मेमोरी में। और मेमोरी को हमने क्या बोला, रजिस्टर्स, जहां पर वो डेटा स्टोर है। ठीक है, देन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये क्या है, अपना पूरे सीपीयू है, एएलयू प्लस सीयू क्या है, सीपीयू है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या बोलेगा कि उन दोनों ऑपरेंड को बुलाया जाए। तो वो ऑपरेंड कहाँ से आएंगे, रजिस्टर से आएंगे। आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ऑपरेंड एएलयू के पास पहुंच गए। अब ये बोलेगा इन दोनों ऑपरेंड्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, सपोज, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो। इसने इन दोनों को ऐड किया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। और इसके बाद हम चाहे तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि परमानेंटली अगर हमें स्टोर करना है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, वरना हम इसको डायरेक्ट यहाँ से यूज भी कर सकते हैं कि फर्दर इसी डेटा को हम यूज कर लें। क्लियर। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका कि एएलयू वर्क कैसे करता है। देखो ऑपरेंड कहाँ है, रजिस्टर में स्टोर है। ऑपरेटर क्या यूज करना है ये किसको पता है, कंट्रोल यूनिट को पता है। इन दोनों पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। देखिए जनरली आपने एक मेमोरी पढ़ी होगी कि मेन मेमोरी होती है ना। मेन मेमोरी क्या होती है, जहां हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये वर्ड भी आपने सुना होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बोलते हैं इसको, कोई कैश मेमोरी बोलते हैं, लेकिन कैश मेमोरी होती है। ये वर्ड आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जहां पर आप स्टोरेज ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज में जहां स्टोरेज क्या है, मेमोरी एलोकेशन है, वहां पर एक ऑप्शन आता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जो रेगुलर होने वाले फंक्शंस को या ऑपरेशंस को या कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को हमेशा स्टोर करके रखना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे आपने यूट्यूब खोला, जैसे आपने फेसबुक खोला, फिर वापस से आपने गूगल क्रोम खोला, फिर थोड़ी देर बाद वापस यूट्यूब, फिर गूगल, फिर फेसबुक, तो उन इंस्ट्रक्शंस को वो याद रखता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें मेन मेमोरी से कोई डेटा बार बार रीड एक्सेस करना है ना, तो वो एक टिपिकल वर्क है। मेन मेमोरी से डेटा बार बार एक्सेस करना एक टिपिकल वर्क है। ठीक है, कंपेरेटिवली टू कैश मेमोरी से उसको रिकवर करना या उसको रीयूज करना। तो हमारे पास एक ऐसी मेमोरी होती है जो रेगुलर, जो डेटा डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि डेटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा हम पासवर्ड उसको याद करा देते हैं। ठीक है, पासवर्ड जो याद कराते हैं वो कोई मेन मेमोरी में यूज नहीं होता है। कभी भी आप अगर हिस्ट्री को डिलीट करोगे तो वो पासवर्ड डिलीट हो जाते हैं, जबकि मेन मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। आप इसको डिलीट कर रहे हैं, कैश मेमोरी को डिलीट कर रहे हैं, इसलिए आपका जो पासवर्ड सेव्ड है वो हट जाता है। ठीक है, अब ये जो कैश मेमोरी है वो क्यों यूज आई, कि इसको अगर कोई भी डेटा चाहिए जो रेगुलर यूज हो रहा है तो वो इजीली का प्रोसेसर के पास सेंड कर देती है, उसको अलग से जरूरत नहीं पड़ती वापस मेन मेमोरी में जाने की। ठीक है ना। और मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करना कंपैरेटिवली कैश मेमोरी से डेटा एक्सेस करना टिपिकल है। ठीक है, इसमें अपने पास दो लेवल होते हैं, लेवल 1 कैश मेमोरी एंड लेवल 2 कैश मेमोरी। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ कोई मेमोरी अटैच्ड है तो वो क्या है, अपनी लेवल 1 कैश मेमोरी है। जबकि लेवल 2 क्या है, level 2 cache memory is on a separate chip, possibly on expansion card, that can be accessed more quickly than the larger main memory. Main memory comparatively large होती है, इसका मतलब इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो
ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि कैश मेमोरी कंपैरेटिवली छोटी स्टोरेज मेमोरी होती है, बट इसमें डेटा एक्सेस करना बहुत आसान है। क्लियर? आपको मैंने स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी, मैं वापस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लेवल 2 कैश मेमोरी अलग अलग दिखे हैं, जो सेपरेटली एक्सपेंशन कार्ड है उसको यूज किया गया है, जबकि इस कंट्रोल यूनिट के साथ लेवल 1 कैश मेमोरी यूज की गई है, ठीक है। तो ये कैश मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल एंड जनरल पर्पज रजिस्टर्स की। जनरल पर्पज रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज आइदर डेटा और एड्रेस रजिस्टर। मींस इन रजिस्टर्स को हम या तो डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम एड्रेस रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं कि उसमें कोई एड्रेस स्टोर किया है। ओके। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके पास जनरली 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। उनकी नेमिंग क्या है? बी, सी, डी, ई, एच एंड एल। और जो ए होता है, ए जो रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये इनबिल्ट है एक तरह से, है ना। तो इसके अलावा 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स कौन से हैं? बी, सी, डी, ई, एच, एल। क्लियर? ये जितने भी रजिस्टर हैं वो अपने अंदर 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? सो ईच ऑफ देम इज 8 बिट रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि उनके पास अगर डेटा स्टोर होगा तो वो 8 बिट से ज्यादा नहीं होगा। 8 बिट से का मतलब है 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दे आर यूज टू होल्ड डेटा एंड रिजल्ट, एंड टू होल्ड 16-bit data, combination of two 8-bit registers can be used. जब हमें 16-bit डेटा को स्टोर करना होता है तो हम पेयरिंग यूज करते हैं। मींस बी को सी के साथ यूज करते हैं, डी को ई के साथ यूज करते हैं, एंड एच को एल के साथ स्टोर यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन दोनों का तो हमारे पास 16-bit डेटा हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, 8 बिट इसके पास, 8 बिट इसके पास, तो हमारे पास 16-bit डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाती है, यानी हम उस डेटा को होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15, 0 to 15, इट मीन 16 बिट हो गई। क्लियर? बस इंटरफेस की बात करते हैं। बस इंटरफेस क्या है? मैंने आपको बताया था बसेस क्या होती हैं। नंबर ऑफ वायर्स जब साथ में कनेक्ट हैं तो उनको हम बस बोलते हैं, उनकी इंटरफेसिंग की जाती है। द बस इंटरफेस यूनिट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर दैट इंटरफेसेस विद द रेस्ट ऑफ द पीसी। यानी उस पूरे पीसी में कई सारे नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उनको ही हम बस बोलते हैं। उनकी इंटरफेसिंग बस इंटरफेस से की जाती है। इट डील्स विद मूविंग इंफॉर्मेशन ओवर द प्रोसेसर डेटा बस में जो भी इंफॉर्मेशन मूव कर रही है उसको ये डील करता है। द प्राइमरी कंड्यूट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सीपीयू। यानी सीपीयू से और सीपीयू को जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उसका प्राइमरी पाइपलाइन कह सकते हैं, है ना। प्राइमरी पाइपलाइन क्या है? अपनी बस इंटरफेस है। क्लियर? The bus interface unit responsible for responding to all signals that go to the processor, उन सबको रेस्पॉन्ड करता है जो प्रोसेसर की तरफ जा रहे हैं, एंड जनरेटिंग ऑल सिग्नल्स दैट गो फ्रॉम द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर से जा रहे हैं उन सबको हैंडल करता है। सिग्नल्स अदर पार्ट्स पे जाएंगे सिस्टम, यानी ओवरऑल पीसी में कई सारे वायर्स हैं, उनको कौन डील कर रहा है? बस इंटरफेस डील कर रहा है, क्योंकि बस क्या है? नंबर ऑफ वायर्स का कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं डेटा बस। नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसी बस जो डेटा को ट्रेवल करा रही है ना, यानी नंबर ऑफ वायर्स जिसमें सिर्फ डेटा जा रहा है, दैट इज डेटा बस। So a collection of wires in which data is transmitted from one computer to another external drive, that is data bus. Okay. So the data bus carries digital information. उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। डिजिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें करंट या उसके फॉर्म में डेटा नहीं जा रहा है, करंट या वोल्टेज के फॉर्म में डेटा नहीं जा रहा है ना। वो किस में जा रहा है? डिजिटल बिट्स के फॉर्म में डेटा जा रहा है, इसलिए हम डिजिटल इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। द डेटा बस इज कनेक्टेड टू द इनपुट्स of the several gates and to the outputs of the several gates. Several gates कौन से हैं? लॉजिक गेट्स हैं। इनको हम इनपुट और आउटपुट दोनों पर यूज करते हैं कि किस ऑपरेशन किस
लॉजिक से वो डेटा ट्रेवल करना है, क्लियर, क्योंकि डेटा को भी लॉजिकली हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल बस बिकॉज इंफॉर्मेशन मे फ्लो ऑन द बस वायर्स इन बोथ डायरेक्शन। इट मीन्स प्रोसेसर से डिवाइसेस की तरफ भी डेटा जाता है और डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ भी डेटा जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल डेटा बस बोलते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल बस बोलते हैं। अभी एक जना मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो, एल्स फिर वो मिस हो जाएगी, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया डेटा बस, बेसिक समझ में आ गया डेटा बस का। नेक्स्ट वन इज एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? एन एड्रेस बस इज अ कंप्यूटर बस, अ सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, यानी एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो हम वायर्स यूज कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एड्रेस बस यूज कर रहे हैं। दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस, यानी उस मेमोरी में किसी पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को कौन, एड्रेस बस, उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, द विड्थ ऑफ एड्रेस बस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेमोरी अ सिस्टम कैन एड्रेस, यानी एक सिस्टम कितना मेमोरी को रेस्पॉन्ड कर सकता है। जैसे 000H यानी हेक्साडेसिमल और FFFH यानी हेक्साडेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर FF तक ये किसी मेमोरी को एड्रेस कर रहा है, तो ये इसकी जो रेंज है वो क्या कहलाएगी, इसकी एड्रेस बस कहलाएगी। ठीक है, इट ट्रांसफर्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन, सिंपल सी बात है, लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसफर कर रहा है। इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल बिकॉज इट ट्रांसफर्स एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, यानी ये जो एड्रेस बस है वो सीपीयू से मेमोरी की तरफ ही एड्रेस को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि मेमोरी से सीपीयू में एड्रेस ट्रांसफर हो, क्योंकि मेमोरी के पास ही एड्रेस है, तो ये बताएगा कि किस एड्रेस पर डेटा सेव करना है, इसलिए क्या है, यूनिडायरेक्शनल बस है। क्लियर?